हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने परसेंटेज की 3 क्लास ख़त्म कर ली है और आज शुरुआत करने जा रहे हैं चौथी क्लास। तो ध्यान रखना, आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग को क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहला क्वेश्चन है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो दिया है ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी हम लोग अगर बी की आय को 100% माने, ठीक है? अगर हम लोग बी की आय को 100% माने तो ए की आय कितनी हो जाएगी? ए की आय बी से 10% अधिक है तो ये हो जाएगा 110%, ठीक है? तो अब इसने पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है? यानी ये जो बी है ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए वैसे तो ये 10 कम है, लेकिन इसने वैल्यू पूछा है परसेंट में, ठीक है? यानी ये जो 10 है 110 का कितने परसेंट है, ठीक है? तो 10/110 तुलना हो रही है ए से। इसने पूछा है कि ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है? तो तुलना इससे हो रही है तो हम इसको नीचे रखेंगे। वैल्यू लानी है परसेंट में तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया और आ गया 100/11% या 11 9 99, 9 सही 1/11%, ठीक है? तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो हम लोग इसे रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो दिया है 10%, तो 10% का रेशियो कितना होता है? 10% का रेशियो होता है 1/10, ठीक है? 10% का रेशियो 1/10 होता है, यानी जो एक है ना ये 10 का 10% है, ठीक है? जो एक ऊपर है ये 10 का 10% दिया है। किसने दिया है? जब ए की आय बी से 10% अधिक है तो ये जो 10 है ये बी की आय है, 10 जो है ये बी की आय है, ठीक है? और ए की आय इससे 10% अधिक है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 10 में 10 का 10% जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 + 1 = 11, ठीक है? यानी जब बी की आय 10 होगी, 10 रेशियो होगी तो जो ए की आय है वो बी की आय से 10% अधिक है, ठीक है? यानी 1 रेशियो अधिक है तो ए की आय हो जाएगी 11 रेशियो। और इसने पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए से 1 रेशियो कम है, ठीक है? तो हो जाएगा 1/11% मिलाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है? तो इससे भी उत्तर यही वाला आ जाएगा, ठीक है? एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर ऐसे सवालों में ये जो परसेंटेज है ये अगर डायरेक्ट टेबल से दें तो आप लोग सीधा यहाँ से आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये बोले कि इतने परसेंट अधिक है कितने परसेंट कम होगा तो ठीक उसके नीचे वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है? यानी इसने दिया है कि 10% अधिक है तो कितने परसेंट कम होगा, तो ठीक अगर कम बोले तो ठीक नीचे वाला। अगर यहीं पर इसका उल्टा हो जाता है, अगर वो ये कहता है कि ए की आय बी से 10% कम है तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक होगा, ठीक है? यानी अगर इसका उल्टा होता है और पूछा होता कितना अधिक है तो सीधा 10 के ऊपर वाला आंसर हो जाता है, ठीक है? लेकिन इसके लिए ये जो परसेंटेज इसमें आना चाहिए वो इस टेबल में से ही आना चाहिए, ठीक है? तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। दिया है जब ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है? तो इसने जो वैल्यू दिया है वो टेबल से दिया है। इसने दिया है कि 20% कम है, ठीक है? 20% कम है और पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है? तो अगर कम दे के अधिक पूछे तो हमेशा ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो यहाँ पर परसेंटेज होना चाहिए वो टेबल से ही होना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है? बाकी हम लोग बेसिक से देख लेते हैं इसको। तो इसने दिया है ए की आय बी से 20% कम है, यानी अगर बी की आय 100% है, ठीक है? बी की आय 100% है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? इससे 20% कम है तो हो जाएगी
हो जाएगा 80%। ठीक है, तो इसने पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो देखिए 80 से ये 20 अधिक है। ठीक है, 80 से 20 अधिक है, लेकिन पूछा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यानी ये जो 20 है ये 80 का कितने परसेंट है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 20/80। ध्यान रखना इसमें जो तुलना हो रही है वो ए से हो रही है। ठीक है, तुलना ए से हो रही है, तो जिससे तुलना किया जाता है ना उसे हमेशा नीचे रखते हैं, और परसेंट पे लानी है वैल्यू तो 100 से गुणा कर देंगे। 20 चौक 80 और 4 से 100 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, बाकी आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं। 20% का रेशियो कितना होता है 1/5। ठीक है, तो ये जो 5 रेशियो है ये बी की इनकम है, और ए की इनकम बी से 20% कम है। ठीक है, तो 5 का 20% तो यही एक ही है ना, 5 का 20% एक है, तो ए की इनकम हो जाएगी 5 - 1 यानी 4 रेशियो। इसने पूछा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, तो एक अधिक है रेशियो में और तुलना हो रही है 4 से, तो 4 को हम लोग नीचे लिख देंगे, गुणा हो जाएगा 100 से, तो यहाँ से भी उत्तर वही आएगा यानी 25%। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब अगले वाले सवाल को। तो आप लोग के अभ्यास के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इसे खुद से लगाइएगा। ठीक है, और जितने तरीके मैंने बताए हैं हर तरीके से इसको लगाइएगा। पहले वाले का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरे वाले का यहाँ पर, तो आप लोग बेसिक से भी लगाइएगा और इससे भी, और रेशियो वाले तरीके से भी। ठीक है, तो प्रयास करिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अगला क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया है चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो ध्यान देना मैं इसको आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ, और आप भी अपना हमेशा बेसिक स्ट्रांग करने पर ध्यान दीजिए। आप लोग एक बार बेसिक सीख लीजिए, आपका हर क्वेश्चन आसानी से होगा। ठीक है, बेसिक कभी धोखा देती नहीं है, ट्रिक हमेशा धोखा देती है। ठीक है, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग एक बार बेसिक की प्रैक्टिस कर लीजिए, बेसिक से सवाल ट्रिक से ज़्यादा जल्दी से होंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। ठीक है, तो आप लोग हमेशा बेसिक पे ध्यान दीजिए। तो चलिए इसे बेसिक से करने का प्रयास करते हैं। तो दिया है चीनी के भाव में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण। ठीक है, तो चीनी का पहले कुछ भाव था। ठीक है, कह रहा है कि उसके भाव में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण, यानी जो उसका भाव था पहले तो 100 था। ठीक है, पहले तो 100 था और 10% की वृद्धि हो गई। पहले तो इसका भाव 100 था, और अब कितना हो जा रहा है, अब हो जा रहा है 110। ठीक है, पहले 100% था, अब 110 हो जा रहा है। कह रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें। तो यहाँ पर जो उसकी खपत है, खपत को भी हम लोग 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग खपत को भी 100 मान लेते हैं, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिए ये जो खर्च होता है ये भाव, रेट और खपत इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, हमेशा रेट और कितना आप खपत करते हैं, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा खर्च होता है। ठीक है, तो भाव हम लोगों ने 100 माना और खपत भी 100 माना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा खर्च 10,000। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके भाव में 10% की वृद्धि हो गई, यानी अब उसका भाव कितना हो गया 110। तो कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर दें। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर यक्स, जो खपत है वो यक्स है। ठीक है, लेकिन खर्च जो है उसका मतलब चेंज ना हो, यानी यहाँ भी खर्च जो है 10,000 रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगा इसमें से घटा देंगे, तो वो डायरेक्ट परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 100 माना है तो 100 में से घटाने के बाद हमेशा डायरेक्ट परसेंट में ही आता है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, यानी भाव गुणे खपत बराबर होता है खर्च, तो यक्स बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 110।
तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स बराबर आ गया 1000/11। ठीक है, यानी जो उसकी अब खपत हो जाएगी, अब खपत इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि 100 में से ये कितना कम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेते हैं, नहीं यहाँ, ठीक है, तो 100 माइनस 1000/11, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा 11, ये बन जाएगा 1100 माइनस 1000। ठीक है, तो आ जाएगा 100/11। ठीक है, यानी 9.1/11%। ठीक है, तो ये एकदम इसका बेसिक सा तरीका है। आप लोग ऐसे सवाल हल करिए, आप लोग का चाहे जितना ये लैंग्वेज घुमाए, आप लोग का कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए और फिर से देखिए। ठीक है, बाकी मैं इसका आप लोग को एक और तरीका बता रहा हूँ। बाकी हाँ, ये बात ध्यान रखिए कि अगर खर्च अपरिवर्तित रहे और यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो अगर टेबल से दी है तो आप लोग इसका डायरेक्ट वहाँ से भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा। देखिए 10% का रेशियो कितना होता है, 1/10। ठीक है, 10% का रेशियो 1/10 होता है, यानी जो उसका भाव पहले था वो 10 था, पहले भाव 10 था और अब भाव कितना हो गया, अब हो गया 10 का 10% कितना होगा 1, यानी अब भाव हो जाएगा 11। ठीक है, तो खपत कितनी है उसकी, तो वही हमको निकालनी है, बराबर खर्च। ठीक है, ध्यान देना, ये कह रहा है कि खर्च जो पहले था वही अब भी होनी चाहिए, यानी जो खर्च अगर पहले 1 था तो अब भी 1 ही होना चाहिए, अगर पहले 2 था तो अब भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर क्या चीज़ रखेंगे ताकि इन दोनों का गुणा यहाँ पर बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे अगर 11 को हम लोग यहाँ रखते हैं और 10 को यहाँ पर गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा 110 होगा और इन दोनों का गुणा भी 110 होगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी खर्च कुल मिला के खर्च जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए खपत में कितनी कमी कर रहा है, यानी 11 में 1 की कमी कर रहा है, 1 की कमी किस में कर रहा है, 11 में। 100 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना है यहाँ पर और यहाँ पर जो भी वैल्यू रखी जाए, अगर दिया है कि अपरिवर्तित रहे तो इन दोनों स्थान पर सेम आना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप कुछ भी रखिए, चाहे यहाँ पर चाहे जो रखेंगे, अगर यहाँ पर इन दोनों का गुणा यहाँ पर और इन दोनों का गुणा यहाँ पर अगर बराबर आता है तो आपका उत्तर हमेशा सही रहेगा। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे सवालों में आप एक तरीका और अपना सकते हैं, वो खैर नियम के अनुसार तो नहीं है लेकिन उत्तर हमेशा उससे भी सही होगा। तो लेकिन उसके लिए ये जो खर्च है ना, ये भी अपरिवर्तित रहे तब होगा। जैसे 100% है, मान लेते हैं उसके भाव में वृद्धि ना होकर उसके खर्च में वृद्धि हुई है, यानी खर्च पहले 100% था, अब हो गया 110। तो कह रहा है कितने की कमी हो जाए ताकि ये पुराना वाला खर्च फिर से आ जाए, तो इसमें हम लोग 10 की कमी कर देंगे। ठीक है, 10 की कमी किसमें, इसमें 110 में गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ से भी उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन एक तरफ ये लीगल तरीका नहीं है, लेकिन उत्तर हमेशा सही आएगा यहाँ से भी। ठीक है, बाकी आप लोग हमेशा जो बेसिक बताया मैंने उससे लगाइएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप लोग बेसिक लगाएंगे तो हमेशा, अगर आप लोग बेसिक लगाएंगे तो 50 सवाल में हमेशा 40 आप लोग सही करके आएंगे, वो भी एक समय के अंदर। लेकिन अगर आप लोग ट्रिक के पीछे भागेंगे तो गारंटी है कि आप 25 से ऊपर नहीं जाएंगे, 50 में 25 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो दिया है अनार के भाव में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए
जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो ध्यान रखना, ये सवाल आप लोग बेसिक से लगाएंगे जैसे मैंने बताया था तब भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो जो मैंने दूसरा वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान रखना वो ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है। तो उस वाले से लगाएंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा। तो पहले हम लोग वो वाला तरीका देख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है 16/2/3%। इसका रेशियो कितना होता है? 16/2/3% का रेशियो होता है 1/6, ठीक है। यानी जो अनार का भाव था वो पहले कितना था? पहले तो 6 था, ठीक है, पहले 6 था, फिर 6 में 16/2/3% की वृद्धि हुई, अर्थात 6 में 1 की वृद्धि हुई। तो अब कितना हो गया? अब हो गया 7, ठीक है। पहले तो 6 था, अब 7 हो गया है। तो कह रहा है कि इसकी खपत में, माफ़ करना 7 नहीं, यहाँ पर कमी दे रहा है। तो कमी दे रहा है तो पहले 6 था, तो 6 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इसकी खपत है, खपत में कितनी वृद्धि की जाए। पहले खपत कम थी, कह रहा है कि अब कितनी वृद्धि की जाए कि इसका जो खर्च है उसमें कोई चेंज ना आए। अर्थात यहाँ पर अगर 1 रहे तो यहाँ भी, यहाँ पर 2 तो यहाँ भी, यहाँ पर 100 तो यहाँ भी 100 होना चाहिए। उसका खर्च दोनों ही मामलों में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो देख लीजिए हम लोग यहाँ पर इन दोनों स्थानों पर ऐसी किस संख्या से गुणा कर सकते हैं ताकि यहाँ पर बराबर आ जाए, ठीक है। तो देखिए, यानी अगर हम 5 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं और 6 का गुणा यहाँ पर, ठीक है। खपत को पहले हम 5 रखते हैं और बाद में 6 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो खर्च है उसका 30 हो जाएगा और यहाँ भी खर्च 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो देखिए 5 में कितने की वृद्धि कर रहा है? 1 की, तो 6 हो जा रहा है, यानी 1 की वृद्धि कर रहा है कितने में? 5 में। वैल्यू यानी है परसेंट में, तो हो जाएगा 20%, ठीक है। यानी जो उसकी खपत पहले थी उस खपत में अगर वो 20% की वृद्धि कर दे तो उसका जो खर्च है वो फिर से पुराने वाले पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जो बेसिक वाला तरीका है वैसे लगाएंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक वाले में तो चाहे आप यहाँ पर 100 मानकर और खपत को 100 मानकर लगाएंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको या तो बेसिक बताऊंगा या तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है। तो कभी कभी जो बेसिक होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, यानी लॉजिक होता है जिससे वो उत्तर आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग वो तरीके भी देख लेंगे। तो दिया है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई। तो कह रहा है कि इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं लंबाई, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं 60% का रेशियो कितना होगा। तो 60% का जो रेशियो होगा वो होगा 3/5, ठीक है। रेशियो होगा 3/5, यानी इसकी जो लंबाई है, अगर वो लंबाई पहले 5 थी, ठीक है, लंबाई पहले 5 थी, ठीक है, तो अब कितनी हो गई? इसका जो 5 का जो 60% है वो 3 है, तो कह रहा है 60% बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा? 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी उसकी अब जो लंबाई हो गई वो 8 हो गई है। तो कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, अगर लंबाई बढ़ी है तो चौड़ाई जो पहले थी उसमें कम करेंगे तभी तो ये जो क्षेत्रफल है ये बराबर आएगा, है ना। तो यही कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को कितने % कम किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल बराबर आ जाए। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यानी अगर एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर
2 यहाँ पर, तो यहाँ भी 2। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर किस चीज़ से गुणा किया जाए ताकि लंबाई और चौड़ाई का गुणा यहाँ भी सेम हो और यहाँ भी सेम हो, इन दोनों का गुणा सेम हो। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस 8 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर 5 का गुणा कर देते हैं, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो दोनों ही स्थितियों में बराबर हो जाएगा, यानी 5 8 40 और 5 40। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर चाहे आप 8 से करिए, 5 करिए, चाहे जिस संख्या से करिए, लेकिन इन दोनों का चाहे जो संख्या से करिए, बस इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा, जैसा कि इसने कहा क्षेत्रफल हमेशा पहले और अब बराबर रहना चाहिए, कि यहाँ पर बराबर रहे, तो उत्तर चाहे जो यहाँ पर गुणा करिए बराबर आएगा, तो उत्तर भी आपका ठीक आएगा। लेकिन हम लोग आसानी के लिए इसी चीज़ का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जो चौड़ाई थी पहले तो 8 थी, तो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो 8 में वो कमी कर रहा है 3 की। ठीक है, 8 में कमी कर रहा है 3 की, तभी तो 5 हो जा रहा है, तो यानी 3 की कमी कर रहा है 8 में। तो हमको परसेंट में ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 300/8। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8 3 24, 24 8 7 56.5%। ठीक है, यानी जो उसकी चौड़ाई थी वो उसमें 37.5% की कमी की गई, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो पहले ही जितना फिर से हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक तरीका है, ना कि कोई ट्रिक है। तो आप लोग ये वाला तरीका ज़रूर सीखिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से समझने का प्रयास करिए। बाकी आप लोग बेसिक से तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक को आप लोग 100 मान लीजिए, यहाँ पर लंबाई 100 और चौड़ाई को भी आप लोग 100 मानेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000। कह रहा है 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 160%। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं यक्स, तो यहाँ पर तो पहले ही जितना क्षेत्रफल रहेगा, तो ये 160 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी यक्स की जो वैल्यू आएगी, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 160 इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ से जो यक्स की वैल्यू आई है वो 100 से कम आएगी, तो 100 में हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो बेसिक से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके को आप लोग ज़रूर सीखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो दिया है एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, यानी आयत का क्षेत्रफल जितना पहले था उतना ही अब भी रहे। ठीक है, तो हम लोग इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे और जो बेसिक तरीका है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हम लोग पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 40% का रेशियो क्या होगा, तो हो जाएगा 2/5। ठीक है, 40% का रेशियो 2/5, अर्थात 5 का 40% कितना है, 2 है। ठीक है, और ये जो 5 है ये पहले वाली लंबाई है। ठीक है, तो यानी अगर आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई पहले 5 थी, आयत की लंबाई पहले 5 थी, तो अब कितनी हो गई, तो कह रहा है कि 40% की कमी कर दी गई। तो 5 रेशियो का 40% क्या है, 2 रेशियो, यानी 5 रेशियो में 2 रेशियो की कमी कर दी गई, तो कितना आ गया अब 3 रेशियो लंबाई हो गई। तो यही कह रहा है कि इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो दोनों ही परिस्थितियों में बराबर रहे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हम लोग चौड़ाई यहाँ लंबाई में किस चीज़ से गुणा करते हैं और यहाँ पर किस चीज़ से गुणा करेंगे ताकि इसका क्षेत्रफल जो है बराबर आ जाए। तो यानी हम लोग अगर 3 का गुणा यहाँ कर दें और 5 का गुणा यहाँ कर दें, तो जो इसका क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आयत के। तो यहाँ भी हो जा रहा है 5 तिहाई 15 और यहाँ भी 3 पचे 15 हो जा रहा है। ठीक है, यानी हम लोग चौड़ाई को पहले ये वाला यहाँ पर गुणा कर देंगे और ये वाला यहाँ पर, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। ठीक है, तो देखिए 3 से बढ़ाकर कर दिया गया है 5, अर्थात 2 रेशियो की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले 3 था, अब बढ़ा के 5 कर दिया गया है, तो कितनी रेशियो की वृद्धि हुई, 2 की।
अब कितने में हुई? 3 में, ठीक है, 3 में हुई तो परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 200/3 अर्थात 3 छंग 18, 3 छंग 18 सही 66 सही 2/3%, ठीक है। ये वाला इसका तरीका है। तो आप लोग इस वाले तरीके को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसका जो बेसिक वाला तरीका है उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिक वाला तरीका क्या है कि अगर पहले लंबाई 100 थी, ठीक है, ये भी है वही, बस बेसिक है। अगर पहले लंबाई 100 थी तो हम लोग चौड़ाई को भी 100 मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई पहले 100 थी तो चौड़ाई भी 100 मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा हो जाएगा अर्थात 10,000, ठीक है। तो कह रहा लंबाई में 40% की कमी कर दी गई, तो ये कितना हो गया? 60% हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि लंबाई में अगर 40% की कमी कर दी गई तो चौड़ाई को हम लोग कितना कम करें, कितने %, ताकि जो इसका क्षेत्रफल है वो पहले जैसा रहे अर्थात 10,000 रहे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 100 में चाहे -x कर दें या डायरेक्ट x भी लिख देंगे तब भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यानी हम लोग 100 में x घटा दें तो ये जो इन दोनों का गुणा होगा वो 10,000 हो जाएगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा। आप लोग चाहिए तो यहाँ पर ये जो 100 - x है ना, इसको डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर x मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन x मानने पर जो वैल्यू आएगी उसको 100 में से घटाना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका 100 के अनुपात में परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिएगा, बेसिक से भी हो जाएगा। बाकी मैंने इससे जो पहले क्वेश्चन थे उसमें तो मैंने डिटेल से बताया ही था कि बेसिक से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि लंबाई में 40% की कमी हुई तो आप लोग इसको लंबाई में कमी ना मानकर ये मानिए कि क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो क्षेत्रफल पहले कितना था? 100 था, तो 40% की कमी हुई तो कितना हुआ? 60 हुआ। तो कह रहा है कि कितने % की वृद्धि की जाए ताकि पुराना वाला क्षेत्रफल आ जाए। तो यानी इसमें हम अगर 40 की वृद्धि कर देंगे तो पुराना वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 40 की वृद्धि कर रहे हैं किसमें? 60 में, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा। तो इसको भी जब हम लोग हल करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। ये हमेशा यही आएगा, ठीक है, हमेशा ये सही होगा। लेकिन ये जो तरीका है ये नियम के अनुसार नहीं है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ उत्तर से मतलब है, ठीक है। नियम वगैरह तो जो एकेडमिक पढ़ाई होती है वहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ इससे मतलब होता है कि हम लोग का उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो दिया है पेट्रोल के भाव में 14.2/7% की वृद्धि हो जाने के कारण एक विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। यानी वो जितना पहले खर्च करता था उतना ही अब भी खर्च करे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो % दिया हुआ है ये टेबल से दिया हुआ है। तो आप लोग डायरेक्ट चाहें तो टेबल से इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसने वृद्धि दिया है और कमी करने को पूछा है तो इसके नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसका जो बेसिक है और जो कॉन्सेप्ट है वो तो सीख ही लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, फिर देखेंगे बेसिक वाला तरीका। तो 14/2/7% का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/7, ठीक है। यानी 7 का 14/2/1% कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और ये जो 7 है ये पेट्रोल का पहले वाला भाव था अर्थात पहले वाला रेट था, ठीक है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पेट्रोल का जो पहले वाला भाव था, भाव अर्थात रेट, वो कितना था? वो था 7 रेशियो। तो कह रहा है कि 14/2/7% की वृद्धि हो गई अर्थात 7 में 1 रेशियो की वृद्धि हो गई, है ना। क्योंकि 7 का 14/2/7% कितना होगा? 1 होगा। तो अब जो उसका भाव हो गया वो कितना हो गया? 8 रेशियो, ठीक है। तो कह रहा है कि अपनी खपत, ठीक है, कह रहा है कि अपनी खपत में कितने % की कमी कर दे ताकि इसका जो खर्च है वो पहले जितना रहे, ठीक है। यानी हम लोग भाव और खपत को गुणा करते हैं तो कितना क्या आता है? खर्च आता है, ठीक है।
यानी हम लोग 7 में किस चीज़ से गुणा कर दें और 8 में किस चीज़ से गुणा कर दें, ताकि यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों पहले भी और अब भी वो बराबर रहें। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोग इस 8 का गुणा यहाँ पर कर देंगे और इस 7 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ भी 7 8 56 56 आ जाएगा और यहाँ भी 8 7 56 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, तो यानी पहले जो खपत करता था वो 8 रेशियो करता था, अब कर रहा है 7 रेशियो। ठीक है, तो कमी कितने की हुई, 1 रेशियो की, और किस में हुई, 8 में। ठीक है, कमी 8 में 1 रेशियो की हुई, तो वैल्यू चाहिए परसेंट में, तो 100 से गुणा कर देंगे। 4 से इसको काटेंगे 2 आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा, अर्थात 25/2%। ठीक है, 25/2% की कमी करनी होगी, तो हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप लोग 8 से या 7 से, चाहे जिससे गुणा करिए, लेकिन इन दोनों का गुणा यहाँ पर बराबर आना चाहिए। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग इसी से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो बेसिक वाला तरीका है वो भी देख लेते हैं। तो बेसिक वाला तरीका जो इसका है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये मिश्र भिन्न में दिया है। ठीक है, यानी पहले जो भाव था वो कितना था, 100 था। पहले जो भाव था वो 100 था, हम लोग खपत को भी 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग खपत को भी अभी पहले 100 मान लेते हैं तो खर्च कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 14/2/7% की वृद्धि हो गई, किसमें, भाव में। अब भाव कितना हो गया, तो 100 में 14/2/7% की को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यानी 14.2% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से हो जाएगा 114.2%। ठीक है, पहले भाव इतना था अब इतना हो गया है, तो कह रहा है खपत में कितने परसेंट की कमी कर दिए जाए, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जो खपत है वो X है, लेकिन खर्च जो है वो जो पहले था वह अब भी रहे, तो यहाँ भी खर्च जो है 10,000 रहे। तो जानते हैं आप लोग कि भाव और खपत को गुणा करेंगे तो खर्च आएगा, अर्थात 114.2 गुणे X, इसको हम लोग गुणा करते हैं तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, अगर इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो X बराबर कितना आ जाएगा, 10,000/14.2। ठीक है, गुणा करेंगे तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो X की वैल्यू आएगी तो वो 100 से कम रहेगी। ठीक है, वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 100 से कम रहेगी, क्योंकि कमी हो जा रही है। ठीक है, तो 100 में से इसको हम लोग घटा देंगे तो जितना आएगा उसका इससे परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग के समझने के लिए मैंने इसको बता दिया है, तो आप लोग घर पर इसको भी ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए आप लोग पढ़िए अगला सवाल। ठीक है, ध्यान देना, दिया है एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो इसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। ठीक है, तो ध्यान देना, कभी यहाँ पर ये त्रिभुज देगा, कभी आयत, कभी वृत्त, कभी कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है वो उसी तरीके से लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो परसेंट दिया हुआ है वो टेबल से दिया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट टेबल से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट और बेसिक तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, फिर बेसिक देखते हैं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हम लोग जो ये 1/2 है इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में, यानी जो पहला क्षेत्रफल होगा और जो अब क्षेत्रफल होगा, उन दोनों में एक कॉमन रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। बाकी जो पहले क्षेत्रफल था उसमें आधार और ऊंचाई, और जो बाद में जो क्षेत्रफल होगा उसमें आधार और ऊंचाई में दोनों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 1/2 दोनों में बराबर रहेगा, कॉमन रहेगा, तो ये कट जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग आधार और ऊंचाई को याद रखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो
चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 20% का रेशियो कितना होगा? 1/5। ठीक है, यानी त्रिभुज की जो ऊंचाई थी वो पहले कितनी थी? पहले तो 5 थी। ठीक है, और अब कितनी हो जा रही है? कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, अर्थात 5 का 20% 1 है, तो 5 में 1 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि जो इसका क्षेत्रफल है वो दोनों बार यानी पहले भी और अब भी बराबर रहे। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि आप लोग अगर यहाँ पर 6 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर इस 5 का गुणा कर देते हैं तो इन दोनों का गुणा अर्थात ऊंचाई और आधार का गुणा भी 30 हो जाएगा, और अब भी इन दोनों का गुणा 30 ही होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो ध्यान दीजिए, पहले आधार था 6, अब हो गया 5, तो कितने की कमी हो रही है? कमी हो रही है 1 की। अब कितने में हो रही है? 6 में हो रही है। ठीक है, 1 की कमी हो रही है 6 में, तो हम लोग परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 50/3, यानी 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16/2/3%। ठीक है, तो ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा सी। बाकी आप लोग अगर बेसिक समझना चाहें तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा उससे कैलकुलेशन जो है थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊंचाई अगर हम लोग 100% मानते हैं तो आधार भी हम लोग एक बार 100 मान लेंगे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधार और ऊंचाई का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 10,000। तो कह रहा ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो गई, अर्थात पहले ऊंचाई 100 थी तो अब कितनी हो गई? अब हो गया 120। तो कह रहा आधार में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो हम लोग मान लेते हैं अब जो आधार है वो यक्स हो गया। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल ये जो पुराना वाला है वही वाला रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यक्स की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 120 इसके नीचे जाएगा और यक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो यक्स की वैल्यू है ये जो आधार का अब वाला परसेंट हो जाएगा, तो हम लोग 100 में से इसको घटा देंगे, जो आएगा उसका 100 से रेशियो परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, 100 से हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे, तो यहाँ से भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसका अगर मान लीजिए टेबल से ना दें तो डायरेक्ट तो दे ही सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप दे सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से जो नियम के अनुसार होता है वो तरीका नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 था, अब 20% की वृद्धि हुई तो 1/120 हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ऊंचाई में वृद्धि ना मानकर टोटल वृद्धि मान लीजिए। ठीक है, टोटल वृद्धि यानी क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल पहले 100 था, अब 120 हो गया है, तो ये चाह रहा है कि पहले जितना ही हो जाए। तो 20 में कितनी कमी करेंगे? 120 में 20 की कमी कर देंगे। कितने में? 120 में। तो पहले जितना क्षेत्रफल आ जाएगा, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से भी सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये वाला तरीका जो है वो मैथ के अनुसार, जो उस पर मैथ के रूल होते हैं उसके अनुसार सही नहीं है, लेकिन उत्तर हमेशा सही आएगा। ठीक है, 2 छंग 12, 100/6 काटेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप लोग इस लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं सबको इससे जोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को इस चैनल पर कंप्लीट मैथ फ्री में पढ़ाऊँगा। ठीक है।